ओके, वेज टू रिलीव स्ट्रेस। तो स्ट्रेस रिलीव के तरीके, हालांकि देखिए स्ट्रेस जो है ये एक नया वर्ड है, ये आपके ज़माने में इसका उद्भव हुआ है। अगर आप पुराने ज़माने में जाएंगे कहीं पे भी आपको स्ट्रेस नहीं मिलेगा। वर्ड स्ट्रेस मतलब मेरे ज़माने में तो स्ट्रेस बोल के कुछ होता ही नहीं था। कोई भी आता था धाप से दे के चला जाता था, भाई साहब क्या कर रहा है तो पढ़ नहीं, मैं यहाँ पे घर में ऐसे पढ़ जोर जोर से पढ़ रहा हूँ, वैसे जोर जोर से पढ़, ताड़ से लेके चले तो पढ़ नहीं रहा है, अरे पढ़ तो रहा हूँ भाई साहब और क्या कर रहा हूँ। तो अपना लेवल ही कुछ अलग था, ठीक है। सो मतलब हम टेकन फॉर ग्रांटेड ज़्यादा थे। आजकल की तारीख में तो भाई साहब सृष्टि कुमारी को कुछ बोल दो भाई साहब, ओहो पापा की परी भाई साहब, मर्डर ही हो जाएगा मेरा। ओके खैर, तो ये सारी चीज़ें हैं भाई साहब कि आज की तारीख में हम स्ट्रेस की जो बात कर रहे हैं ये ज़बरदस्ती का हमने थोड़ा सा इवॉल्व किया है, ठीक है, ज़्यादा हाइपर हुए हैं हम। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरा एक दोस्त था, उसका उसकी बहन जो है तो यूएस में रहती थी, ठीक है। तो वो यूएस में आई अपने लड़के के साथ और उसकी बहन का कुछ प्रॉपर्टी का कुछ काम था तो वो पूना गई। ये मुंबई में रहता है, मुंबई में रहता है, ठीक है मेरा दोस्त। तो बोले कि ये बच्चे को मैं कहाँ लेकर जाऊँ, तेरे पास छोड़ के जाता हूँ, तो मामा के पास छोड़ कर गए। तो छोटा सा बच्चा है वो और शैतानी करते हैं बच्चे लोग। तो इसके मामा ने बोला मतलब बहुत देर से सोच रहा था उसको, मतलब सह रहा था उसको, तो कुछ ज़्यादा ही जब लिमिट क्रॉस कर रहा है, चुप एक तो मारूंगा ना, ऐसे बोलते हैं ना बच्चे को। ये भाई साहब एकदम साइलेंट गया। वो जो इंटरकॉम होता है ना, इंटरकॉम जो फ्लैट में लगा रहता है भाई साहब सिक्योरिटी वॉचमैन को फ़ोन करने के लिए ये वगैरह, इंटरकॉम लिया, टन 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 टन, क्या कर रहे हैं तू, आई एम कॉलिंग 911। तो एक्चुअली 911 यूएस में एक इमरजेंसी नंबर है, ठीक है। यूएस में जब ये सितंबर में जो अटैक हुआ था वहाँ पे जो ट्विन टावर्स गिराए गए थे, ओसामा बिन लादेन ने गिराया था, तब से एक इमरजेंसी कॉल नंबर है, उसमें आप कॉल करके कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब आप सुसाइड करने वाले हैं ऐसा भी बोल सकते हैं, कहीं पे कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है या कोई इमरजेंसी हुई है या कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई आपका पीछा कर रहा है, कोई आपको मारने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको मोलेस्ट कर रहा है, ये सारी तमाम चीज़ें जो भी पब्लिक या पर्सनल हार्म के लिए होती हैं वो आप 911 में कॉल करके रिपोर्ट कर सकते हैं। इट्स लाइक अ पुलिस नंबर फॉर दैट, ठीक है। हमारी तरह नहीं है 112, मतलब कल आ जाएंगे हम 112 डायल करेंगे, अच्छा कहाँ रहते हैं, हम आ रहे हैं कल सुबह तक तो आ ही जाएंगे, ठीक है। वैसा नहीं है, वहाँ पर टावर तो भाई साहब आ जाएंगे। तो ये भाई साहब वो मतलब इंडियन फ़ोन में उसको क्या मालूम कि फ़ोन, उसको मालूम है कि वैसे फ़ोन में 911 दबाना है, तो इंडिया में ही वो 911 दबाया जा रहा है भाई साहब। तो मतलब व्हाट आई वांट टू से हियर इज कि एक छोटी सी इंसिडेंट है, एक मामा एक भांजे को डांट रहा है क्योंकि वो शैतानी कर रहा है, लेकिन हमने इस चीज़ का बतंगड़ बना दिया है अभी, ठीक है। हम सोसाइटियल लेवल पे इतने ऊपर चले गए हैं कि नाउ अ वेरी वेरी स्मॉल थिंग इज कंसिडर्ड एज बिग, ठीक है। मतलब उसको लग रहा है उसका मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ऐसा उसको लग रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, एक छोटा सा इंसिडेंट है और काफ़ी नॉर्मल इंसिडेंट है, ठीक है। तो मामा ने तो हाथ नहीं उठाया, मतलब हमको तो पटक के ही मार देते भाई साहब, ठीक है। तो क्या, तो ऐसा ऐसा ही, तो दिस इज हाउ थिंग्स आर, ठीक है, दिस इज हाउ थिंग्स आर। तो इसीलिए ये स्ट्रेस जो वर्ड है अपने आप में बहुत मतलब इसका आज की तारीख में काफ़ी ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना इसको हाइपर करके देगा हुआ है, बहुत बड़े डायमेंशन में आज की तारीख में ये उभर के आता है। इससे स्ट्रेस, उससे स्ट्रेस, फलाना स्ट्रेस, ठीक है, ये स्ट्रेस, वैसा पढ़ाई से स्ट्रेस, गर्लफ्रेंड से स्ट्रेस, बॉयफ्रेंड से पता नहीं कितने, हर चीज़ पे आपको स्ट्रेस ही स्ट्रेस नजर आ रहा है, ठीक है। सो जीवन ऐसे जियोगे तो हर चीज़ में स्ट्रेस नजर आएगा भाई साहब, सांस लेने में भी कल बोलोगे स्ट्रेस आ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो ये तो होगा ही, ये ऐसा होगा ही, लेकिन हम स्ट्रेस के फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेस का एक इम्पैक्ट हम सब पे आता है, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस होता है, रिलेशनशिप रिलेटेड स्ट्रेस होता है। सो हम कभी कभी चीज़ों को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके हैं भाई साहब स्ट्रेस रिलीव करने के। ये लाफ्टर क्लब होते हैं, जोर जोर से आपने देखा रहेगा भाई साहब, बुढ़े लोग आ करके हंसते हैं, गुड है वो, अच्छा है। मतलब ऐसा बोला जाता है कि आप जितने बसे, भले ही वो फेक हंसी है, भले ही वो रियल हंसी नहीं है, लेकिन ऐसे जोर जोर से अगर आप हंसेंगे तो आपके बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होंगे जो आपके स्ट्रेस को बस्ट करेंगे, ठीक है। सो लाफिंग लाउडली सो एज टू रिलीव स्ट्रेस, मेंटेन गुड कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स और नोट देम डाउन। तो गुड कम्युनिकेशन को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सारे लेवल्स पे आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। मेंटेन गुड कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स और नोट देम डाउन। तो गुड कम्युनिकेशन, आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, कोई आपको मानसिक रूप से उत्पीड़न दे रहा है, तो वॉइस इट आउट,
ठीक है, प्लीज स्पीक टू एल्डर्स और प्लीज स्पीक टू समबडी हु कैन गाइड यू मैच्योरली, ठीक है। अगर आप उसको भाई साहब पीयर्स में एक्सप्रेस करेंगे तो शायद सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं अपने ही फैमिली का एग्जांपल ले रहा हूँ। मेरी बेटी के कॉलेज में कोई लड़का उसको परेशान कर रहा था, मतलब परेशान कर रहा था, मतलब खाना खा रही है तो हाँ मैं भी खाता हूँ, आ जाएगा, ठीक है, मतलब ऐसे ही हो रहा है। तो मैंने उसको दोस्त के साथ बातें करते हुए सुना, अपने सहेली के साथ बात कर रही थी, मैंने सुना, ऐसे ओवरहर्ड किया। मैंने पूछा तेरे को कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने नहीं, तो पहले डर गई, नहीं पापा को बताएंगे तो पापा स्कूल पहुंच जाएंगे। मैंने स्कूल क्यों पहुंचूंगा, मैं तेरे को बताऊंगा ऐसे लोगों से कैसे डील करना है तेरे को, ठीक है। सो देन आई टोल्ड हर हाउ टू डील विथ पर्सनैलिटीज लाइक दीज, ठीक है, कैसे इस तरीके की पर्सनैलिटीज से आपको डील करना चाहिए, ठीक है। तो ज़रूरी ये नहीं है, आपको भी एज अ पेरेंट वो स्कोप देना पड़ेगा। कुछ पेरेंट्स हो गए भाई साहब तलवार निकाल के पहुंच जाएंगे स्कूल, नहीं, वो सोल्यूशन नहीं है, दैट इज नॉट द सोल्यूशन हेयर। एक सिंपल सा मामला है, ठीक है, वो मतलब आके बैठ जा रहा है उसके सामने, उसके साथ खाना खा रहा है, कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो ही इज ट्राइंग टू मेक फ्रेंड्स विथ हर एंड ट्राइंग टू टेक अ स्टेप अहेड। ये हर लड़की के जीवन में होएगा भाई साहब, कोई लड़की इस चीज़ से परे नहीं होगी। तो क्या मैं हर बार उसके लिए जाकर खड़ा हो जाऊंगा? अभी वो जितने भी उम्र तक जिएगी तो क्या मैं विल आई बी एबल टू स्टैंड फॉर हर एवरी टाइम? नो, ठीक है। सो द बेटर वे इज टू ट्रेन हर टू डील विद दीज सर्कमस्टांसेस। उसके लिए खड़ा होना, हाँ कुछ बहुत बड़ा कुछ है तो आई विल, बट जहाँ पे वो खुद से चीज़ों को संभाल सकती है थोड़ा सा दिमाग लगाकर, तो आई विल माइट एज वेल ट्रेन हर ऑन दैट लाइन, है ना। सो इस तरह से आप चीज़ों को संभाल सकते हैं। तो ज़रूरी ये है कि वो अभी तक क्या कर रही थी, अपने फ्रेंड्स के साथ इस चीज़ को डिस्कस कर रही थी और कोई हल नहीं निकल रहा था। फ्रेंड्स भी लल्लू पंजू भाई साहब, वो सहेली लोग भी आ रहे, वो अपना एडवाइस दे रहे हैं। मैंने बोला देख इसको ऐसे डील कर, मामला निपट जाएगा, तो हो गया, ठीक है। सो इट शुड ऑलवेज बी हैविंग। तो शायद उसने अगर मेरे को पहले बोला होता तो ये पहले ही निपट गया होता, ठीक है। तो जिंदगी में कोई एक ऐसे इंसान को रखिए जो रैशनली मैच्योर हो और जो आपको डायरेक्शन दे सके, आपको जो लगता हो कि रैशनली मैच्योर है और जो आपको जीवन में डायरेक्शन दे सके, और उसके साथ रिलेशनशिप अच्छा बना कर रखिए, ठीक है। अगर आप उसके साथ गाली गलौज करेंगे तो वो ऑब्वियसली आपको एडवाइस की जगह पे मिस एडवाइस ही दे देगा, ठीक है। तो ट्राई एंड कीप समबडी इन योर लाइफ विथ whom you can speak to freely and discuss your problems and get solutions as well, ठीक है। ऐसे किसी इंसान को अगर मैंने बोला वो मेरे को बहुत मतलब चाहता है, या माई पेरेंट्स हैं या जो भी हैं, मैंने उनको बोला और वो भाई साहब तलवार लेके पहुंच गए, तो दैट विल नॉट बी अ सोल्यूशन। यू हैव टू बी टैक्टफुल इन अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स, और चीज़ों को दबा के भी नहीं रखना है, चीज़ों को कम्युनिकेट भी करना है। इफेक्टिव किसी ऐसे इंसान को हमेशा जीवन में रखने की कोशिश कीजिए अपने पास, जिससे आप फ्रीली बात कर सकें और जिसका एडवाइस लेकर आप काम कर सकें। यू विल नीड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, यू विल नीड गाइडेंस। हमारा दिमाग हर समय एफिशिएंटली या रैशनली काम कर रहा हो ये ज़रूरी नहीं है, बहुत से टाइम पे हमारा दिमाग फिसलता भी है, और ये किसी एकेडमिक बैकग्राउंड से नहीं जुड़ा हुआ, ये आपका रैशनल डिसीजन है। हो सकता है आप टॉपर हों लेकिन फिर भी आप फिसल सकते हैं, और हो सकता है आप बहुत एकेडमिक्स में डल हो लेकिन आप स्ट्रीट स्मार्ट हैं, ठीक है। तो दीज आर थिंग्स, ओके। यूटिलाइज फ्री आवर्स इन फॉस्टरिंग हॉबीज, फोटोग्राफी, रीडिंग, कुकिंग। ये इस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर आप जिस चीज़ को मतलब आपकी क्रिएटिविटी को आप थोड़ा बहुत ईंधन मतलब फ्यूल, ठीक है, देते रहिए हर रोज, आप देखेंगे आप अपने आप ही काम एंड कंपोज रहेंगे, ठीक है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम पढ़ाई में हो या काम में हो इतने ज़्यादा उलझे रहते हैं, तो कोई भी मतलब अगर किसी को बोला जाए कि भाई साहब तेरे को महीने के 1 करोड़ मिलेंगे, तेरे को काम पे जाने की जरूरत नहीं है, भाई साहब टंगा फैला के सो जाएगा, वो क्यों जाएगा, ठीक है। एवरीबडी इज वेंचरिंग आउट ऑफ हिज और हर ओन हाउस टू अर्न मनी फॉर द फैमिली, एंड दैट इज नॉट एन ईजी प्रोसेस, इट इन्वॉल्व स्ट्रेस, ठीक है। तो वो तो उसमें तो स्ट्रेस होगा ही भाई साहब, ठीक है। तो अगर हम कुछ ऐसे हॉबीज को कल्टीवेट करें जिससे हमारा क्रिएटिव स्किल्स बढ़ता है, तो ये जो स्ट्रेस है, मतलब अगर बंदा भाई साहब घर से निकला है काम पे, 10 घंटे वो काम कर रहा है, वापस आ रहा है, इन 10 घंटों में उसके मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं हुआ है कि नहीं, ठीक है। वो किसी दूसरे के मर्जी के मुताबिक काम कर रहा है, उसके मर्जी के मुताबिक तो कुछ नहीं हो रहा है। इज ही गेटिंग एनी अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट हिज क्रिएटिव स्किल्स? मे बी नॉट। तो वो फ्रस्ट्रेट होगा ही, और ये फ्रस्ट्रेशन दिन ब दिन और मतलब साल, महीने, साल भाई साहब चलता ही जा रहा है। तो इमेजिन कीजिए एक वॉल्केनो की तरह ये पाइल अप होता जाएगा, जिस दिन फूटेगा भाई साहब या तो नर्वस ब्रेकडाउन होगा, या तो हार्ट अटैक होगा, या तो कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाएगा, ये सारी चीज़ें होंगी।
ठीक है। सो हाउ टू डील विद, और ये आपके जीवन में भी होने वाला है, ये तो मतलब जीवन की गाथा है, मेरी, आपकी, किसी की भी भाई साहब, सबकी होगी, ठीक है। तो हाउ टू डील विद दिस स्ट्रेस, डू समथिंग क्रिएटिव। कोई भी चीज़ जो आप अच्छे से करते हो उसको अलाइव रखिए, पेंटिंग, म्यूजिक कंपोजिंग, वीडियो एडिटिंग, ठीक है, या आपका कुकिंग, एनीथिंग दैट बेसिकली इंटरेस्ट यू, उसको अलाइव रखिए। आपका स्ट्रेस अपने आप कम होगा। आपका स्ट्रेस किसी एंटरटेनमेंट से कम नहीं होता है, ठीक है। हम ये समझते हैं कि भाई साहब हमने कोई सीरियल देख लिया या कोई मूवी देख ली तो उसमें हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा, नहीं। वो आप भाई साहब सिर्फ एंटरटेन हो रहे हो। आपका स्ट्रेस कम होता है किसी ऐसे एक्टिविटी से जिससे में आप इन्वॉल्व हो और उसको इंटरेस्टिंगली कर रहे हो। वो चाहे पेड़ पे पौधे पे पानी देना ही क्यों ना हो, ठीक है। इट कैन बी एज सिंपल एज दैट। गार्डनिंग, गार्डनिंग जैसी सिंपल एक्टिविटी भी आपका लिए स्ट्रेस बस्टर हो सकती है, ठीक है। तो जिस पे आपका इंटरेस्ट हो और जिसमें आप इन्वॉल्व होते हो वो आपके लिए सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर है, ठीक है। आपको अगर लगता होगा कि किसी मूवी को देख लिया या किसी मैच को देख लिया या कोई सीरीज देख ली तो हमारा मतलब स्ट्रेस बस्ट आउट हो जाएगा, नहीं, ठीक है। दैट विल बी अ वेरी स्लो प्रोसेस, एंड इमीडिएट एंड अ वेरी फास्टर प्रोसेस विल बी getting involved in something which is creative and which has a matter of interest for you. Divert energy and mind towards positive thinking and neutralize negative thoughts. इसमें मैं बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन देखिए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव, लोग बोलते हैं कि नकारात्मक सोच मत रखिए। अभी देखिए कैसा है, अगर समझ लो बारिश आने वाली है तो मैं पॉजिटिव सोचूं, नहीं नहीं मैं नहीं भीगूंगा, मैं जाता हूँ, मैं नहीं भीगूंगा, ये तो पॉजिटिव सोच हो गई, लेकिन आप भीग जाएंगे ना भाई, बारिश होगी तो आप भीग जाएंगे, यही रियलिटी है, ठीक है। तो आपको ना तो नकारात्मक सोचना है और ना ही सकारात्मक सोचना है। नीदर यू हैव टू थिंक पॉजिटिव, नीदर यू हैव टू थिंक नेगेटिव, यू हैव टू थिंक अबाउट द पॉसिबिलिटी। तो एक थिंकिंग होती है पॉजिटिव थिंकिंग, एक थिंकिंग होती है नेगेटिव थिंकिंग, और एक थिंकिंग होती है पॉसिबिलिटी थिंकिंग। भाई साहब सिचुएशन तो आएगी, इस सिचुएशन को मैं कैसे फेस करूं, सो शुड आई कैरी अ रेनकोट और शुड आई कैरी एन अम्ब्रेला विथ मी, पॉसिबिलिटी हो गई भाई साहब। सो पॉसिबिलिटी थिंकिंग इज समथिंग दैट वो शुड इवॉल्व, ठीक है। देखिए नेगेटिव चीजें आपके जीवन में होंगी, इसके वजह से आपके नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही, इट विल कम, ठीक है। आप भाई साहब बोलेंगे कि भाई बारिश आने वाली है, बादल घिर चुके हैं, नहीं 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 बारिश नहीं होगी, पॉजिटिव थिंकिंग से आप जा रहे हैं, भाई आप भीगेंगे ही, ठीक है, आप भीगेंगे ही। हाँ, भीगने के बाद आप बीमार हो या ना हो वो तो अलग बात है, लेकिन आप भीगेंगे, ये तो होगा ना। सो जस्ट बिकॉज थिंग्स आर नेगेटिव आई विल अवॉइड देम, दैट इज नॉट द इशू, ठीक है। नेगेटिव चीजों में भी जो पॉसिबिलिटी निकाल ले, नेगेटिव इंस्टेंसेस में भी जो पॉसिबिलिटी निकाल ले, वो स्मार्ट है, ठीक है। नेगेटिव चीजों में भी आपको पॉसिबिलिटी निकालनी है, नेगेटिव चीजें ही ज्यादा करके होंगी, उसमें आपको पॉसिबिलिटी निकालनी है, दैट इज हाउ थिंग्स आर, ठीक है। ओके, डाइवर्ट एनर्जी इन माइंड टुवर्ड पॉजिटिव थिंकिंग, प्ले स्पोर्ट्स एंड आउटडोर गेम्स टू इन्वॉल्व फिजिकल एक्सरसाइज। तुम लोगों ने तो अभी तक मतलब खेलना कूदना छोड़ दिया होगा लाइफ में, राइट, छोड़ दिया होगा। कितने लोग जल्दी खेलने चले जाते हैं, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी है, कुछ भी जाते हैं, सही सही रोज जाते हैं, रोज नहीं, सिर्फ संडे नहीं, संडे इज नॉट मेकिंग सेंस। आपके एज में सिर्फ एक दिन, ओके ठीक है, नहीं मैं बता रहा हूँ ऐसा हमारे टाइम पे नहीं था, हम रोज खेलने जाते थे, 1 घंटा 1.5 घंटा। आपके पापा लोगों से भी पूछ लोगे, उनका भी यही क्राइटेरिया रहा होगा आपकी उम्र में। ये बहुत एक बड़ा सा चेंज आ गया है, बदलाव आ गया है, और इसका कारण एजुकेशन नहीं है, डेफिनेटली नॉट। ये बहुत बड़ा चेंज हो गया है। हमारे टाइम पे भाई साहब हम खेलने जाते थे, हाँ हम किसी क्रिकेट एकेडमी में नहीं गए हैं, हम किसी फुटबॉल एकेडमी में नहीं गए हैं, हम जो नॉर्मल गली कुच्चे में क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं वही खेलते थे, बट एवरीबडी यूज्ड टू प्ले, एवरीबडी यूज्ड टू प्ले। और ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे होता जा रहा है, ठीक है। आज की तारीख में आप देखते होगे भाई साहब 40 के बाद पेट निकल आता है, धुंध हो जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा चलता रहा तो 20 के बाद ही लोगों का होने लगेगा, 20 या 15 के बाद ही लोगों का होने लगेगा। इट विल हैपन, it will happen because sports is or any kind of physical activity is absolutely vanishing from your lives and this is going to happen, ठीक है। मैंने भाई साहब, मेरे को याद है मैं 11 तक खेलते जाता था भाई साहब, 12 तक थोड़ा मेरा खेलना ज़्यादा हो गया था, इसलिए डांट पड़ी थी, तब जाकर मैंने खेलना छोड़ा, वो भी लास्ट के बोर्ड के एग्जामिनेशन के 4-5 महीने पहले, ठीक है, तब जाकर मैं थोड़ा सा मतलब खेलना मैंने छोड़ा। और हमारे टाइम पे ऐसा होता था भाई साहब, खेलने ना भी जाओ ना तो ऐसे मतलब दोस्त लोग ऐसे बदमाश टाइप के थे, ऐसे नीचे आके ऐसे चिल्लाएंगे, मेरा नाम चिल्लाएंगे, तो एक को मना करो, फिर 5 मिनट बाद दूसरा चिल्लाएगा, फिर 5 मिनट बाद दूसरा चिल्लाएगा, ऐसे, ठीक है। खैर वो तो हमारे ज़माने की बातें हैं, लेकिन
दिस इज वैनिशिंग। ये एक बहुत डेंजरस जोन है। हम फिजिकल या स्पोर्ट्स एक्टिविटी से कंप्लीटली अपने आप को प्रिल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। और धीरे धीरे आपको जो अब 40 साल के बाद एक इंसान का पेट निकलता हुआ दिख रहा है, वही आप अभी कुछ सालों में आपको 20 साल के बाद ही दिखेगा, वही कुछ सालों में शायद 15 साल के बाद ही दिखे, बिकॉज ओबेसिटी विल हैपन इफ देयर इज नो फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। ओके, वैसे भी प्रॉब्लम ये है कि हमारा इंडियन डाइट हम ज़्यादा करके टेस्ट की तरफ जाते हैं रादर देन द प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स कंटेंट, ठीक है, तो वो होगा ही। ओके, प्ले स्पोर्ट्स आउटडोर गेम्स टू इन्वॉल्व फिजिकल एक्सरसाइज, इनकलकेट डिसिप्लिन, इंक्रीज इंटरेक्शन विद अदर्स, ड्राइव अवे लोनलीनेस, ठीक है। तो लोनलीनेस से दूर रहना है, क्योंकि देखिए एक तरफा अगर लोनलीनेस को आप बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, आप अगर बहुत मैच्योर हैं, तो लोनलीनेस आपके लिए बून होगा। अकेले जितना रहेंगे उतना अच्छा है, बकवास के क्राउड से दूर, ठीक है। अगर इफ यू कैन मैनेज योरसेल्फ रियली वेल, आप अगर इमोशनल नहीं है, रैशनल थिंकिंग करते हैं और आपका भाई साहब रैशनल अप्रोच है लाइफ के लिए, तो लोनलीनेस कैन प्रूव बून फॉर यू, ठीक है। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं है, आप इमेच्योर हैं, आप इरेशनल हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, तो देन लोनलीनेस माइट प्रूव डेट्रीमेंटल टू यू, ठीक है। ड्राइव अवे लोनलीनेस, इंटरेक्शन विद अदर्स के साथ इंटरेक्ट कीजिए, एक्सरसाइज रेगुलरली। अगर स्पोर्ट्स है तो एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, अगर रेगुलर स्पोर्ट्स में आप इन्वॉल्व हैं, वेल एंड गुड। गेट अ मसाज, प्रैक्टिस योगा एंड मेडिटेशन, ठीक है। तो ये तो थोड़ी हाई फाई लेवल की बातें हो गई भाई साहब। योगा अगर आप कर सकते हैं बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इंडियन ट्रेडिशन में अगर आप जिम वगैरह जाकर एक्सरसाइज वगैरह करते होंगे तो थोड़ा सा स्ट्रेस उससे बढ़ता है, लेकिन योगा बहुत बहुत ईजिली किया जा सकता है। योगा आप भाई साहब घर में बैठे बैठे विदाउट एनी मैट्रेस, विदाउट एनी मशीन्स, विदाउट एनी वेट्स, डंबल्स, आप आराम से कर सकते हैं और उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। जिम वगैरह में या जो एक्सरसाइज के रेजिम्स होते हैं उसमें आपका एक्सटर्नल्स मॉडिफाई होता है, मसल्स बनेंगे, कटवाएगा, लेकिन योगा में एक्सटर्नली नहीं, इंटरनल्स भी मॉडिफाई होते हैं। आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, सो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और भाई साहब मेडिटेशन अगर आप कर सकते हैं, इट इज़ द बेस्ट दैट यू कैन एवर गिव टू योर सेल्फ, ठीक है। मेडिटेशन के लिए थोड़ा सा आपको बैठने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अकेले, पहले तो बहुत मुश्किल होगा। आप अगर 5 मिनट बैठेंगे तो आपके बॉडी में ऐसी जगहों पे खुजलियाँ चालू होंगी जब कभी नहीं होती। आप अगर ऐसे हिल डुल के बातें होते कर रहे हैं, वहाँ पे खुजली नहीं हो रही। जैसे आप चुपचाप आँख बंद करके बैठ जाओगे, बस अच्छा यहाँ पे खुजली हो रही है, तो यहाँ पे भी खुजली हो रही है, ये तो ये होगा। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे बैठने की प्रैक्टिस होगी, देन यू विल सी दैट हाउ यू कैन इंक्रीज द टाइम एंड हाउ थिंग्स विल डेवलप, ठीक है। सो मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। मेरे हिसाब से तो भाई साहब हर स्टूडेंट को मेडिटेशन करना ही चाहिए। आधा घंटा चुपचाप बैठने की कोशिश कीजिए, सब कुछ बंद करके, एवरीथिंग कंप्लीट शट डाउन। देखिए होता कैसा है कि आपके बॉडी को जो रेस्ट मिलता है वो आपके स्लीप में मिलता है, ठीक है। योर माइंड गोज टू रेस्ट व्हेन यू आर स्लीपिंग। डू यू फील फ्रेश व्हेन यू वेक अप, ठीक है। तो ये चीज़ आप बेहोशी में कर रहे हैं, मतलब आप होश में नहीं है। जब आप सो रहे हैं तब आप होश में नहीं है, तो योर माइंड इज एट रेस्ट। मेडिटेशन मतलब होश में भी आपका माइंड रेस्ट पे जा सकता है, ठीक है। होश में भी आप अपने माइंड को रेस्ट पे ला सकते हैं। माइंड को रेस्ट पे लाना मतलब जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको कंट्रोल करना, ठीक है, उनको कंट्रोल करना। मतलब थॉट्स की तो बाहर आती रहेगी, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ होगा। अगर आप कहीं पे भी मेडिटेशन सीख सकते हैं, या आज की तारीख में बहुत सारे तमाम चैनल्स हैं, सोर्सेज हैं, प्लीज़ डू इट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर अपना ये बढ़ाना है ना, आपके लेवल ऑफ थिंकिंग को बढ़ाना है, आपका रैशनल अप्रोच को बढ़ाना है, ट्राई एंड मेडिटेट, ठीक है। ट्राई एंड मेडिटेट इज वेरी यूजफुल। ओके, inculcate traits like time management, planning our own duties and take own decisions, seek medical help, counseling and psychotherapy if required। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में भाई साहब, हम साइकोथेरेपी में नहीं जाते हैं, जबकि सबको ज़रूरत है, ठीक है। जैसे हमारा बॉडी बीमार पड़ता है तो हम बड़े कंफर्टेबली किसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन हमारा दिमाग भी बीमार पड़ता है भाई साहब। व्हेन वी आर नॉट थिंकिंग इन अ हेल्दी मैनर, तो हमारा दिमाग भी बीमार पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी साइकोथेरेपिस्ट के पास जाएं, लेकिन साइकोथेरेपिस्ट या साइकोलॉजिकल काउंसलर्स बहुत कम है, और कम इसलिए है क्योंकि हम वी डू नॉट अवेल। हमारे समाज में एक सोशल स्टिग्मा है टू गेट हेल्प फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल काउंसलर।
बहुत बड़ा स्टिग्मा, अरे तू पागल हो गया है क्या भाई साहब, तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, अभी तू साइकोलॉजिस्ट के पास। नहीं भाई साहब, एक नॉर्मल इंसान भी बखूबी जा सकता है। अगर तुमको सर्दी खांसी हुई रहेगी तो तुम नॉर्मल ही हो ना भाई साहब, सिर्फ एक वायरस आया है जिसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो वैसे ही आपके थॉट प्रोसेस में भी आपके ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं, ठीक है। ओके, सीक मेडिकल हेल्प, काउंसलिंग और साइकोथेरेपी इफ रिक्वायर्ड। अगर भाई साहब साइकोलॉजिकल हेल्प चाहिए तो प्लीज लीजिए, शर्माइए मत, धीरे धीरे ट्रेंड को चेंज कीजिए, ठीक है। क्योंकि एक देखिए, एक शारीरिक पीड़ा से कोई अगर गुजर रहा है तो डॉक्टर को दिखा सकता है, लेकिन अगर मानसिक पीड़ा से कोई गुजर रहा है तो डॉक्टर को दिखाना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। डॉक्टर्स देखिए कुछ करेंगे नहीं, कुछ दवाई नहीं देंगे, बट दे विल लिसन यू आउट, और उसी से आपका आधा काम हो जाएगा, ठीक है। साइकोथेरेपी इज वेरी मच रिक्वायर्ड, और फॉरेन कंट्रीज में बहुत कॉमन है, साइकोथेरेपी बहुत कॉमन है, ठीक है। एवरी सेकेंड पर्सन बेसिकली अंडरगोज अ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और साइकोथेरेपी, एवरी सेकेंड पर्सन, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन: helps express feelings, helps relieve stress, helps to spread knowledge and to build healthy relationships, helps establish harmonious relationships with others in the society। तो ये सारी चीजें भाई साहब में हेल्प मिलता है, ठीक है। We have a chronically ill old person at health. How can I maintain a good atmosphere and health? Chronic illness मतलब क्या होता है? Anybody? Chronic illness? क्रॉनिक इलनेस मतलब जो जीवन भर की बीमारी होती है, ठीक है। आपको कोल्ड हो गया या कॉफ हो गया या लूज मोशन हो गया, ये आपके जीवन भर की बीमारियां नहीं है, ठीक है। ये मतलब आती जाती वाली बीमारियां हैं। लेकिन अगर किसी को शुगर है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को भाई साहब हार्ट पेशेंट है, ठीक है, कैंसर, ठीक है, दीज आर क्रॉनिक, दीज आर क्रॉनिक मतलब ये भाई साहब अभी आजीवन उसको ट्रीटमेंट पे रहना पड़ेगा, ठीक है। सो क्रॉनिक पेशेंट्स में भाई साहब कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, ठीक है। अगर कोई एक एजेड इंसान आपके घर में है, ठीक है, आई हैव ऑब्जर्व सम चेंजेस, अदर मेंबर्स ऑफ द हाउस बिकम मोर अलर्ट अबाउट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। तो अगर आपको दिखता है कि फैमिली में कोई शुगर पेशेंट है तो आप भी कॉन्शियस हो जाते हो। अगर मेरे पापा को शुगर है तो मैं भी भाई साहब अभी कॉन्शियस हो जाऊंगा, क्योंकि अभी मैं भी थोड़ा खाने पीने में परहेज करने लगूंगा, राइट, क्योंकि वो हेरिडिटरी है भाई साहब, ठीक है। ओके, दे टेंड टू मेंटेन एक्सट्रीम क्लीनलीनेस इन द हाउस। जब भाई साहब कोई बीमार होता है तो लोग क्लीननेस को मेंटेन करना ही पड़ता है, ठीक है। द एम्बियंस इन द हाउस इज स्ट्रेस्ड एट एवरी मोमेंट। अगर कोई मतलब बीमार इंसान होता है क्रॉनिक इलनेस से, जिसका समझ लीजिए कोई आंसर नहीं है, हमको भी मालूम है, डॉक्टर्स को भी मालूम है, तो एक स्ट्रेस का एटमॉस्फेयर बना ही रहता है हर समय। देयर इज ऑलवेज एन एटमॉस्फेयर ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, कभी भी भाई साहब जा सकता है इंसान, ठीक है। तो इस तरह से एक स्ट्रेस का एनवायरनमेंट बना रहेगा। इंक्रीज कम्युनिकेशन अमॉन्ग फैमिली मेंबर्स, ज़्यादा बातें कीजिए भाई साहब। टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द हाउस। तो जो इंसान बीमार है उसको देखभाल करना जरूरी है, प्लस उस घर में जो और भी लोग हैं उनका भी देखभाल होना जरूरी है, ठीक है। हेल्प बाय डूइंग स्मॉल कोर्स लाइक ब्रिंगिंग मेडिसिन एक्सेट्रा। छोटे छोटे कामों में आप भी हाथ बटा सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, केस 7, आई वॉन्ट टू यूज द फ्री स्पेस अराउंड माई होम फॉर गुड पर्पज, हाउ कैन आई डू दैट। फ्री स्पेस का पहली बात तो होना बहुत जरूरी है, और ज़्यादा करके इंडियन हाउसेस में ये नहीं होता है, ठूस ठूस के सामान भरे रहते हैं। आप कभी देखिएगा आपके घर में ना, मैं मतलब लिख के बता सकता हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग हैं प्लस सब जगह 80% चीज़ें जो आपके घर में हैं वो यूज़ नहीं होती हैं। आप किसी भी कमरे में आप बैठ कर ना नोट कीजिए, अच्छा ये, अच्छा ये, अच्छा ये, अब इनमें से कौन सी सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। आप देखिए 80% चीज़ें यूज़ ही नहीं होती हैं, ठीक है। लेकिन हम इंडियंस भरते रहते हैं, घर को भरते रहते हैं, और इसीलिए हमको घर हमेशा कम ही स्पेस का दिखता है। कभी किसी बड़े फ्लैट में गए हो, मतलब बड़े फ्लैट में गए हो मतलब खाली फ्लैट में, तुम्हारी आवाज़ गूंजेगी भाई साहब, इतना स्पेस होता है, ठीक है। और उसी में जब तुम चले जाते हो तब भाई साहब कोई आवाज़ नहीं आती, चिल्ला चिल्ला के बात करना पड़ता है, ठीक है। सो स्पेस जो है वो हम बहुत मिसमैनेज करते हैं। जापान में एक थियरी है जिसको हम बोलते हैं निहिलिज्म, ठीक है। वो भाई साहब बहुत कम चीज़ें अपने साथ रखते हैं। तुम अगर डोरेमोन वगैरह देखते रहोगे, उनके एक मैट्रेस होता है, एक खाने का छोटा सा टेबल होता है जो लोग साथ में बैठते हैं, एक टीवी सा होता है, बस छोटी मोटी चीज़ें हैं, बस एकदम मिनिमम में रहते हैं, वो मिनिमम से मिनिमम चीज़ों में रहते हैं, उतनी ही ज़रूरत है। ये ठूस ठूस के चीज़ें लेकर आना और भरना जिसका हम भाई साहब इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, आधे से ज़्यादा वो वेस्ट ही जाती है, ठीक है। सो आई वॉन्ट टू यूज़ द फ्री स्पेस। तो पहली बात तो फ्री स्पेस क्रिएट कीजिए, ठीक है। ग्रो स्मॉल प्लांट्स एंड श्रब्स
which will beautify the surroundings and also help in reducing the carbon dioxide levels. Make the space available for parking of public vehicles or starting a small playground, library, etc. इन सब चीज़ों के लिए भाई साहब स्पेस अवेलेबल कराइए। तो स्पेस मैनेजमेंट में वी इंडियंस आर रियली वेरी पुअर, ठीक है। हमारा मतलब ठूस ठूस के भर दो भाई साहब, हर घर का एक एक कोना चीज़ों से भरा हुआ चाहिए, लेकिन आप जितना स्पेस रखेंगे आपके मूवमेंट में भी आपको आसानी होगी और आपका दिमाग भी थोड़ा ठीक रहेगा। मतलब इधर उधर सारी चीज़ों में you will get trouble, ठीक है। Okay, organizations that help social health. Unified movement against tobacco. The unified movement against tobacco was started by 45 well-known organizations such as W Health और ये आपका World Health Organization है, Tata Trust, etc. ठीक है। This movement has been active against the consumption of tobacco and provides guidance to activists against tobacco addiction. तो टोबैको का एडिक्शन होता है और अलग अलग फॉर्मेट्स में होता है। कुछ लोग टोबैको को जला कर पीते हैं, कुछ लोग भाई साहब पीस कर पीते हैं, ठीक है, मतलब जो क्या कहते हैं तंबाकू वगैरह, ठीक है। सो पान के साथ कोई लोग लेते हैं। तो अलग अलग फॉर्मेट्स में टोबैको का कंजम्पशन होता है एंड इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। ओके, सलाम मुंबई फाउंडेशन। सलाम मुंबई फाउंडेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच रन्स प्रोग्राम्स इन वेरियस स्कूल्स to empower the slum children in the field of education, sports, arts and business. Actually सलाम मुंबई एक मूवी हुई थी, नाना पाटेकर की मूवी थी, बहुत पहले की मूवी है, और उसमें स्लम एरियाज़ का, मुंबई के स्लम एरियाज़ के बारे में दिखाया गया था, ठीक है। तो इट वाज अ गुड मूवी एक्चुअली, बहुत पहले की बनी है ये मूवी। और सलाम मुंबई फाउंडेशन, वहीं से ये नाम आ रहा है, सलाम मुंबई फाउंडेशन। ये स्लम एरियाज़ के बच्चों को, स्लम एरिया मुंबई में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आपको स्लम्स शायद नहीं दिखते होंगे, बट राइट इन द हार्ट ऑफ मुंबई सिटी धारवी है। धारवी इज़ द लार्जेस्ट स्लम इन एशिया, ठीक है। सो स्लम काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि एक टाइम था जब मुंबई में 10,000 लोग रोज़ आते थे। आज की तारीख में थोड़ा सा ये कम हुआ है। 10,000 लोग अगर रोज़ आते हैं अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग स्टेट से, अगर 10,000 लोगों का रोज आगमन होता है तो सोचिए सिटी पे कितना ज़्यादा प्रेशर बनेगा। हाउ मच वुड बी द प्रेशर? प्रेशर ऑन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर ऑन कंजम्पशन ऑफ वाटर, ये सारी चीज़ों पे भाई साहब दबाव पड़ता रहेगा, ठीक है। तो देयर इज अ ह्यूज प्रेशर, और इस प्रेशर को सब लोग कोप अप नहीं कर पाते हैं। क्या मुंबई में आता हुआ हर एक बंदा भाई साहब फ्लैट अफोर्ड कर सकता है? यहाँ पे फ्लैट्स आर मतलब स्काई रॉकेटिंग। एक जोड़ी जूता रखने के भी 40,000 लगते हैं भाई साहब, एक स्क्वायर फीट का भाई साहब, एक स्क्वायर फीट का एरिया भाई साहब 40,000 में बिकता है। सो दैट इज हाउ एक्सपेंसिव द सिटी इज। सो विल एवरीबडी बी एबल टू अफोर्ड अ हाउस either by buying or by paying rent? Not necessarily. So most of them have to adjust themselves in slum areas, जहाँ पे थोड़े से भाड़े पे उनका चल जाता है। अभी स्लम एरियाज का प्रॉब्लम क्या है? इम्परमानेंट ड्वेलिंग्स हैं, ये कभी भी गवर्नमेंट आके इनको गिरा सकती है, ठीक है। प्लस ये इलीगल ड्वेलिंग्स हैं, प्लस यहाँ पे सैनिटेशन कॉमन है, एक ही कॉमन टॉयलेट बाथरूम होता है इनके लिए, तो इसीलिए काफ़ी सारे डिजीजेस फैलते हैं। इसीलिए जब कोरोना आया था सबकी नज़र भाई साहब धारवी पे था, क्योंकि धारवी एक ऐसा जगह है जहाँ से सारे डिजीजेस एक्सप्लोजन मोड पे जा सकते हैं, फटाफट फैलेगा, ठीक है। क्योंकि वो एक ऐसा जगह है जहाँ पे सैनिटेशन कॉमन है, लोगों का पानी उनी भरना वो भी कॉमन एरिया है, लोगों का भाई साहब टॉयलेट वगैरह सब कुछ कॉमन है, एवरीथिंग इज सो कॉमन। सो वो एक बहुत ही खतरनाक एरिया हो जाएगा, ठीक है। ओके, सलाम मुंबई फाउंडेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच रन्स प्रोग्राम्स इन वेरियस स्कूल्स to empower the slum children in the field of education, sports, arts and business, ठीक है। तो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स और बिजनेस, इन सब में भाई साहब इसको कम्पीट किया जाता है, ठीक है। सलाम मुंबई फाउंडेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच रन्स प्रोग्राम्स इन वेरियस स्कूल्स टू एम्पावर द स्लम चिल्ड्रन। तो यहाँ पे स्लम चिल्ड्रन को एम्पावर किया जाता है किसमें? एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, आर्ट्स में और बिजनेस में, ठीक है। क्योंकि स्लम एरियाज़ में जो लोग रहते हैं वो बहुत गरीब होते हैं, और गरीब होने के चलते वो बच्चों के एजुकेशन को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, बच्चों के हेल्दी न्यूट्रिशन को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए बाहर के ऑर्गेनाइजेशंस को आना पड़ता है इनके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। सो स्लम मुंबई, दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज आल्सो बीन वर्किंग विद वेरियस स्कूल्स इन द अर्बन एंड रूरल एरियाज फॉर मेकिंग द सोसाइटी टोबैको फ्री सिंस 2002। तो टोबैको फ्री करने के लिए काफ़ी सारा भाई साहब, एक टाइम था
मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे स्कूल में मतलब टीचर आ रहे हैं, पहले सिगरेट पिएंगे, उसको फेंकेंगे, फिर अंदर आएंगे, ऐसे ही सामने स्कूल में ही। ठीक है, आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, लोग सिगरेट पी रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, लोग सिगरेट पी रहे हैं, सब जगह मतलब ऐसा ही था। आज की तारीख में ये बैन हो चुका है। आज की तारीख में आप सिनेमा हॉल में जाएंगे, वहाँ पे भी सिगरेट पी रहे हैं भाई सब लोग। ठीक है, सो एवरीवेयर इट वाज सो कॉमन टू यूज टोबैको, इट वाज सो कॉमन टू यूज टोबैको। ठीक है, पीपल यू, मेरे तो भाई साहब एक सर थे जो इतना पान खाते थे भाई साहब, मतलब 5 मिनट का पढ़ाया फिर बाहर गए थूक कर आए, फिर 5 मिनट का पढ़ाया फिर बाहर गए थूक कर आए, ऐसे करते रहते थे। तो दैट वाज हाउ इट वाज। ठीक है, मतलब नेचुरल था कभी लोगों का टोबैको कंजप्शन। आज की तारीख में ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ दीज NGOs and due to efforts of other organizations, tobacco use has been banned in public places. It is a crime punishable by law if you are consuming tobacco in public places. ठीक है, ओके। गवर्नमेंट स्कीम्स भाई साहब क्या क्या है? गवर्नमेंट पब्लिशेस फोन नंबर्स, हेल्पलाइन नंबर्स टू हेल्प चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस और फेसिंग एनी टाइप ऑफ इश्यूज। तो बच्चों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर है जहाँ पे अगर बच्चों का भाई साहब शोषण हो रहा होगा, क्योंकि बच्चों का शोषण होना बहुत लाजमी है और बहुत कॉमन भी है। ठीक है, इट्स वेरी कॉमन, क्योंकि वो कम उम्र के होते हैं, उनको एक्सपीरियंस कम होता है, उनका नॉलेज कम होता है, तो एवरी अदर पर्सन कैन एक्सप्लॉयट। ठीक है, आप देखेंगे बच्चे बेचे जाते हैं। ठीक है, बच्चों का भाई साहब एम्प्लॉयमेंट होता है, चाय पानी की टपरियों में देखोगे अगर आप, तो बच्चे लोग भाई साहब होटल का काम कर लेते हैं, क्योंकि घर में कमाने वाला कोई नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं, तो इनको हम बोलते हैं डिस्ट्रेस, दे आर फेसिंग इश्यूज। तो अगर कोई बच्चा है जिसको ज़बरदस्ती किसी होटल में काम करवाया जा रहा है या ढाबे पे काम करवाया जा रहा है, और वो बच्चा अपना रिपोर्टिंग नहीं कर सकता है फॉर सम रीजंस टू द पुलिस, देन यू कैन डू दैट फॉर हिम। ठीक है, आप अगर एक जागरूक नागरिक हैं तो आप पुलिस को हेल्प करके, गवर्नमेंट को नोटिफाई करके उसको बंद करवा सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू। गवर्नमेंट पब्लिशेस फोन नंबर्स, हेल्पलाइन नंबर्स टू हेल्प चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस और फेसिंग एनी अदर टाइप ऑफ इश्यूज। चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस कॉन्टैक्ट द हेल्पलाइन एंड नरेट देयर इश्यूज। तो ये हेल्पलाइन को कॉन्टैक्ट करते हैं और नरेट करते हैं अपने इश्यूज को। गवर्नमेंट ऑफर्स नीडेड हेल्प एंड गाइडलाइंस टू सच चिल्ड्रन। तो ये गवर्नमेंट ऑफर्स भाई साहब हेल्प एंड गाइडलाइंस टू सच चिल्ड्रन। बहुत सारे अनाथालय हैं, बहुत सारे ऐसे जगहों पे चिल्ड्रन को रखा जाता है जहाँ पे उनका शोषण ना हो, जहाँ वो उनको भाई साहब प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर भाई साहब आपका फूड एंड क्लोथिंग मिले। ठीक है, ऐसे बहुत सारे चीज़ों से गवर्नमेंट को हेल्प कर। गवर्नमेंट ऑफर्स नीडेड हेल्प टू गाइडलाइंस टू सच चिल्ड्रन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज मेंटल स्ट्रेस? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब समझते हैं मेल्स और फीमेल्स में डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ऑफिसर्स में ऐसा देखा जाता है कि मेल्स को सपोर्ट किया जा रहा है, मेल्स की पगार ज़्यादा अच्छी है, फीमेल्स की पगार उसी काम के लिए शायद कम है। ठीक है, ऐसा पहले होता था, अभी नहीं है। बाय लॉ यू कैन नॉट डू इट। ठीक है, अगर कोई ऑफिस कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में हम रिपोर्ट भी कर सकते हैं। और दूसरा, अगर काम एक ही है तो पगार सबका एक ही होना चाहिए। अलग अलग कामों के लिए सरकार मतलब कोई भी कंपनी पगार देती है, तो काम अगर एक टाइप का है तो पगार भी वैसी ही होनी चाहिए, एक टाइप का होना चाहिए। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारे घरों में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, लड़कों और लड़कियों में भेद करना, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक स्ट्रेस क्रिएट करता है। ठीक है, जैसे वैसा कल किसी लड़की ने मुझे बोला 8th की या 9th की कि मुझसे पूरे दिन मम्मी ने काम करवाया, कल कुछ आप लोगों का फेस्टिवल था, है ना भाई, तो उसका भाई नहीं आया था, वो आई थी। तो मैंने बोला भाई क्यों एब्सेंट है? नहीं देखो ना, मम्मी ने पूरा दिन मेरे से काम करवाया और अभी मेरे को ही भेज दिया, और भाई वैसा घर पे ही है, पूजे के मज़े ले रहा है वैसा। तो ये उस बच्चे में एक स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है ना। मतलब ठीक है, काम करवाया मतलब काम में हाथ बटाया होगा उसने, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम डिफरेंट बिहेवियर्स दे रहे हैं, वी आर बेसिकली गिविंग डिफरेंट बिहेवियर, सो दैट शुड नॉट बी डन। ये एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का जो है वो सिर्फ ऑफिसों में या बाहर की ज़िंदगी में नहीं है, ये घर के अंदरूनी में भी हमको ये दिखने को मिलता है। ठीक है, बॉयज़ आर गिविंग मच प्रायोरिटी, बॉयज़ आर गिविंग मच प्रेसिडेंस एंड गर्ल्स आर इग्नोर्ड। इंक्रीज कंपटीशन इन एजुकेशन, तो भाई साहब ये तो है ही, आज की तारीख में एजुकेशन में काफ़ी सारा कंपटीशन है। अगर आपने आपको स्टैब्लिश करना है तो आपको शाइन करना पड़ेगा एजुकेशन में। ठीक है, सो देयर विल बी कंपटीशन इन एजुकेशन। फॉस्टरिंग हॉबीज़, तो आपका भाई साहब अगर आप हॉबीज़ को कल्टीवेट करेंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। ठीक है, ओके। लोनलीनेस, लोनलीनेस से स्ट्रेस बढ़ता है या कम होता है? अगर आप अपने लोनलीनेस को हैंडल नहीं कर सकते हैं, और ज़्यादा करके हम नहीं कर सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि हमको कभी ट्रेनिंग नहीं मिली है लोनलीनेस को हैंडल करने के लिए, तो हमारा स्ट्रेस बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। और अगर आप लोनलीनेस को हैंडल कर सकते हैं तो योर स्ट्रेस विल बेसिकली रिड्यूस, ये आपका स्ट्रेस भाई साहब रिड्यूस होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज मेंटल स्ट्रेस? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन causes mental stress, increased competition in education causes mental stress, loneliness also causes mental stress. The only thing that diffuses mental stress or reduces it is fostering hobbies. ठीक है, okay. Person committing the cyber crime has to face the punishment like imprisonment for dash years and a fine up to rupees 5 lakhs, 3 years। ओके तो अगर साइबर क्राइम में कोई इन्वॉल्व है, साइबर क्राइम मतलब झोल झाल से आपके पैसे साफ कर दिए, ठीक है, या आपके नाम पे कुछ उल्ट सुल्ट डाल दिया सोशल मीडिया पे, तो इस तरीके के साइबर क्राइम में जो लोग इन्वॉल्व हैं, पर्सन कमिटिंग द साइबर क्राइम हैज टू फेस द पनिशमेंट लाइक इम्प्रिजनमेंट फॉर डैश नंबर ऑफ ईयर्स एंड अ फाइन अप टू रुपीज 5 लाख। सो ये हो जाएगा भाई साहब 3। ठीक है, सो 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड अ फाइन अप टू रुपीज 5 लाख। Which of the following should not be used for stress management? कौन सी चीज को आप स्ट्रेस मैनेजमेंट में यूज नहीं करेंगे? कम्युनिकेशन विथ फ्रेंड्स, इज दिस गोइंग टू रिड्यूस योर स्ट्रेस? इट शुड बी until unless you have got very bogus friends। ठीक है, अगर आपके बिल्कुल फालतू दोस्त हैं तो वो आपका स्ट्रेस बढ़ाएंगे, स्ट्रेस कम नहीं करेंगे। ठीक है, तो बी चूजी इन योर अप्रोच और हाउ यू चूज फ्रेंड्स। सो कम्युनिकेशन विथ फ्रेंड्स, आपका जितना फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेशन होगा उतना आपका स्ट्रेस ड्रॉप होना चाहिए। ड्रिंकिंग अल्कोहल है, ठीक है, ड्रिंकिंग अल्कोहल वैसे स्ट्रेस कम करता है ना, स्ट्रेस कम करता है कि नहीं भाई? ड्रिंकिंग अल्कोहल स्ट्रेस कम करेगा कि नहीं? इसी को पीते हैं लोग, स्ट्रेस में आकर ही तो लोग अल्कोहल पीते हैं, बहुत टेंशन है उन लोग तो दारू पीते हैं ना। ऐसे दारू के टेस्ट कोई अच्छा नहीं है, किसने पिया है क्या? नहीं, दारू का टेस्ट कुछ अच्छा नहीं होता, टेस्ट के लिए कोई नहीं पीता उसको। टेस्ट के लिए भाई साहब मिल्क शेक पिएगा, या भाई साहब गुलाब जामुन खाएगा, या भाई साहब चिकन करी खाएगा, जो भी है, लेकिन टेस्ट के लिए कोई दारू नहीं पीता है, तो वो स्ट्रेस बस्टर है इसलिए पीता है। ठीक है, तो ड्रिंकिंग अल्कोहल इज रिड्यूसिंग स्ट्रेस, यू शुड बी ड्रिंकिंग एवरीडे अल्कोहल। ठीक है, नोटिंग डाउन योर फीलिंग्स, आपके फीलिंग्स को नोट डाउन करना, ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। ठीक है, आप देखेंगे, आप अगर एक छोटा सा नोट पैड रखिए अपने साथ और ऐसे नोट डाउन करते रहिए। अभी आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो लेट्स से अभी 9 बजे एंगर, जस्ट नोट इट डाउन। ठीक है, 9:05 को भाई साहब किसी के ऊपर बड़ी हिंसा हो रही है, अरे उसके पास एडिडास वाला शू है, रे काश मेरे पास भी होता, तो ये जेलसी हो गई। ठीक है, ऐसे नोट डाउन करते रहिए। आपके 24 घंटों में आप एक पेन्ने पे सारे फीलिंग्स को नोट डाउन कीजिए। आप भी रात को जब सोने जाएंगे ना, उनको पढ़िए, आप भी हैरत में आ जाएंगे, बाप रे इतना उथल पुथल हुआ है मेरे अंदर सारे दिन में। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो हाउ मेनी फीलिंग्स हैव यू क्रॉस्ड एंड हाउ मेनी फीलिंग्स हैव एक्चुअली क्रॉस्ड यू इन 24 आवर्स। ठीक है, सो वी आर बेसिकली अ ब्लास्ट फर्नेस फॉर फीलिंग्स। हमारे भाई साहब फीलिंग्स उतार मुताड़ चलते ही रहते हैं भाई साहब। ठीक है, जो आज दोस्त है कल शायद वो दुश्मन हो सकता है, और परसों शायद फिर से दोस्त हो जाए। ठीक है, सो ये हमारे होते ही रहते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन इन आवर फीलिंग्स। ठीक है, नोटिंग डाउन योर फीलिंग्स, अगर आप फीलिंग्स को नोट, देखिए प्रॉब्लम क्या है हमारा, आपके लेवल पे भी, मेरे लेवल पे भी, और शायद कोई बहुत एजेड आदमी के लेवल पे भी फीलिंग्स को ना मैनेज कर पाना ही सबसे बड़ा दुनिया का प्रॉब्लम है। ठीक है, पैसे का प्रॉब्लम तो एक प्रॉब्लम है, चलो हम पैसे कमा कर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उन सब को आप सॉल्व कर सकते हैं। द ओनली प्रॉब्लम दैट इज बेसिकली अनसॉल्वेबल इज नॉट बीइंग एबल टू हैंडल योर फीलिंग्स। हम अपने फीलिंग्स को हैंडल नहीं कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा कोई गुस्से में आ जाता है, बहुत ज़्यादा कोई ईर्ष्या में आ जाता है, बहुत ज़्यादा कोई मतलब कोई ना कोई बड़े फीलिंग से हम, मतलब छोटे फीलिंग से ही हम सुपर इम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, वी बिकम सो स्ट्रेस्ड आउट, और फिर हम कोई गलत कदम ले लेते हैं। भाई साहब हमको छोड़कर चली गई, ले भाई साहब काट, अरे भाई साहब वो गई तो और आएंगे, दुनिया भरी पड़ी है। ठीक है, सो ये आप फीलिंग से ओवरवेल्म हो गए, ये इतना आपके ऊपर भारी हो गया ये फीलिंग कि यू नेवर थॉट अबाउट व्हाट विल हैपन आफ्टर यू लीव। ठीक है, सो इट्स जस्ट लाइक अबैंडनिंग योरसेल्फ। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी और हमारे पूरे घर के माहौल में भी कभी हमको सिखाया नहीं जाता है कि फीलिंग्स को कैसे मैनेज करना। ये करिकुलम में होना चाहिए, हाउ टू मैनेज योर फीलिंग्स, बिकॉज अगर हम फीलिंग्स के लिए कॉन्शियस ही नहीं है, हम अगर नोट, तो भाई साहब नोटिंग डाउन योर फीलिंग्स मतलब क्या होगा, आप कम से कम अपने आप को अवेयर तो करेंगे, अच्छा अभी मैं जेलसी से गुजर रहा हूँ, अच्छा अभी मैं गुस्से से गुजर रहा हूँ,
ये धीरे धीरे आप इसका एहसास तो होगा कि आपके अंदर से ये फीलिंग गुजर रही है। आप चाहे तो इसको ले या इसको फेंक दे। बहती धार में से अगर कुछ जा रहा है तो आप उसको रोक कर उठा भी सकते हैं या उसको जाने भी दे सकते हैं ना, ठीक है। तो जब तक हम फीलिंग्स के लिए कॉन्शियस ही नहीं है, वी आर नॉट कॉन्शियस अबाउट आवर फीलिंग्स, हम फीलिंग्स से इंपैक्टेड हो जाते हैं। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? हम फीलिंग्स से इंपैक्टेड हो जाते हैं, हम फीलिंग्स के लिए कॉन्शियस नहीं है। आप बहुत मीठे तरीके से गुस्सा कर सकते हैं, मतलब आप गुस्से में बिना इन्वॉल्व हुए भी गुस्सा कर सकते हैं, ठीक है। समझ लो मैं तुम्हें चिल्ला रहा हूँ बहुत जोर से, लेकिन मेरे अंदर कोई ब्लड बॉयल नहीं हो रहा है, मैं सिर्फ तुम्हें सुधारने के लिए चिल्ला रहा हूँ। क्या ये हो सकता है? लेकिन मैं वाकई में तुम पे गुस्सा होकर चिल्ला रहा हूँ, तो फिर मैं भी इन्वॉल्व हूँ उसमें, और मेरा तुम्हारा क्या नुकसान होगा तो बात की बात है, लेकिन मेरा पहले नुकसान हो जाएगा। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? सो देयर इज अ वे इन विच, ऐसा नहीं है कि गुस्सा कोई खराब चीज़ है, ठीक है। जैसे एक भाई साहब सांप था, सांप बहुत जहरीला सांप था, तो पूरा गांव उससे परेशान था और पूरा गांव उससे डरता भी था भाई साहब। वो मतलब एक पेड़ के नीचे रहता था और उस पेड़ के 5 किलोमीटर आजू बाजू भी कोई नहीं आता था, ठीक है। तो एक दिन भाई साहब कोई वहाँ से साधु संत गुजर रहे थे, तो वो पेड़ के नीचे बैठे हुए, सांप निकला भाई साहब एकदम से उसको ताव में, तो बोला काटना है काट ले भाई साहब, क्या है, मर ही जाऊंगा क्या है, ठीक है। तो तुमको डर नहीं लगता? नहीं। तुम इतने शांत कैसे हो, और तुम्हारे पास मतलब इतने लोग आते हैं तुमसे मिलने के लिए, तुम आराम से किसी भी गांव में रह सकते हो, मेरे को तो लोग देखते ही भाग जाते हैं। बोले तेरे नेचर की वजह से है ना भाई साहब, तू इतना जहरीला है, तू सबको काटने जाता है, तो ये हुआ है, तू इतना गुस्सैला है कि तेरे पास कोई आता ही नहीं। तो तू एक काम कर, 1 साल तक अपना गुस्सा थूक दे भाई साहब, तब देख कितना चेंज होता है तेरे साथ, ठीक है। 1 साल बाद आया वो, फिर से वही सन्यासी फिर से आया, मतलब कि उसका अधमरा हालत हो गया था, मतलब मार मार के उसका बैंड बजा दिया था लोगों ने, इतना मारा था उस सांप को, ठीक है। तो वो कैसे भी अपने दिल से निकला, भाई मैं मरने ही वाला हूँ। तो ये क्या हो गया? तो तुमने बोला कि गुस्सा मत करो, तो मैंने गुस्सा नहीं किया, अभी देखो लोगों ने क्या कर डाला। तो उसने बोला भाई मैंने तेरे को काटने को, गुस्से में काटने को मना किया था, लेकिन गुस्सा करने को मना नहीं किया था। तू भाई साहब अभी भी ऐसे तेवर तो दिखा सकता है ना भाई, उतना ही ने बोला था। किसी को काटने में कुछ फायदा नहीं है, वो बंदा मर जाएगा तेरे जहर से, इतना मना किया था। तो इसीलिए कोई भी इमोशन हमारा वो गलत नहीं होता है। गुस्से को अगर हमने गलत बोल दिया तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। गुस्से की जरूरत है। आपकी भाई साहब जो भी ट्रेनिंग हुई है, क्या आपके माँ बाप ने कभी डांटा नहीं होगा? डांटा रहेगा ना भाई साहब, तभी तो आप लाइन पे हो ना। तो ये जरूरी है कि नहीं, गुस्सा जरूरी है कि नहीं? तो लेकिन फीलिंग से ओवरवेल्म नहीं होना है। तो जितना आप अपनी फीलिंग्स को नोट डाउन करेंगे उतना ही आप जागरूक होंगे उस फीलिंग्स के लिए, ठीक है, कि हाँ ये फीलिंग मेरे से पास हो रही है, चाहे तो मैं इस फीलिंग को लूं या तो ना लूं, ये मेरे ऊपर है, ठीक है। इट्स लाइक अ पासिंग फीलिंग, ठीक है। ओके, सो नोटिंग डाउन योर फीलिंग्स हेल्प्स इन दैट। फॉस्टरिंग हॉबीज लाइक मटेरियल कलेक्शन, तो आप मटेरियल कलेक्शन कर रहे हैं, हॉबीज है। विच ऑफ द शुड नॉट बी यूज फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, किसके लिए, किसको आप स्ट्रेस मैनेजमेंट में यूज नहीं करने चाहिए? ये बोला ड्रिंकिंग अल्कोहल, तू एग्री कर रहा है? ओके, ड्रिंकिंग अल्कोहल, क्योंकि ड्रिंकिंग अल्कोहल को क्यों? क्योंकि अल्कोहल भाई साहब इंसान स्ट्रेस में ही पीता है, ऐसा वो बोलता है, लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाती है, ठीक है। जब इंसान बहुत स्ट्रेस में है तो थोड़ा फ्री होने के लिए भाई साहब वो पीता है। तो ड्यूरिंग अल्कोहल कंजम्पशन व्हाट हैपेंस, व्हाई आर सो मेनी पीपल एडिक्टेड टू अल्कोहल? भाई कुछ तो रीजन होगा ना, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है भाई साहब, व्हाई आर सो मेनी पीपल एडिक्टेड टू अल्कोहल? ओके, दुनिया का पता नहीं रहता, मतलब क्या होता है? तो इट्स लाइक दिस, आपके जो थॉट्स आपको डिस्टर्ब कर रहे थे, आपका थिंकिंग कैपेसिटी कम हो जाता है। देखो इसको ऐसे समझो, इंसान का ब्रेन है, काफ़ी सारे थॉट्स हो रहे हैं, काफ़ी सारा प्रोसेसिंग चल रहा है। अगर उस ब्रेन को मैं थोड़ा सा काट दूं, मतलब ऐसा सोचो कुछ नहीं हुआ, इंसान को ऐसा काट दिया हमने, ठीक है, कम कर दिया ब्रेन को, तो क्या वो थोड़ा सा और शांत हो जाएगा? प्रोसेसिंग कम तो शांत है ना भाई साहब, प्रोसेसिंग कम तो शांत है ना भाई। अभी देखो ये आपका एक कंप्यूटर है, ये गर्म हो गया भाई साहब, है ना, काफ़ी सारा प्रोसेसिंग हो रहा है इसमें। क्या मेरा मोबाइल भी वैसे गर्म हो गया? नहीं भाई साहब, इसमें कम प्रोसेसिंग हो रहा है, ठीक है। जितना ज़्यादा आपका प्रोसेसिंग होगा उतना ज़्यादा भाई साहब आप तनाव में होंगे। तो इंसान की सोचने की कैपेसिटी इतनी है कि वो सब कुछ सोच रहा है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में आ रहा है। जब आप दारू पीते हैं तो आपके अंदर कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो सोचने की कैपेसिटी को कम कर देते हैं,
समझ में आ रहा है? मतलब आप चाहते हुए भी अभी ज़्यादा सोचते नहीं, आप बिंदास हो जाते हैं। सो व्हाट हैज़ हैपेंड इज दैट ड्यूरिंग योर अल्कोहल कंजम्पशन व्हाट इज हैपनिंग इज नाउ योर थिंकिंग एबिलिटीज आर, तो इसलिए तो दारू पीकर गाड़ी चलाना मना है, क्योंकि आप शार्पली थिंक नहीं कर पा रहे हैं। गाड़ी में वैसा एक्सीलेटर देना है कि ब्रेक लगाना है कि स्पीड डिले करना है कि ज़्यादा करना है, ये आप जजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज द रीजन ड्रिंक एंड ड्राइव इज पनिशेबल अंडर लॉ। समझ में आ रहा है ये? तो आपकी थिंकिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। जैसे ही आपकी थिंकिंग कैपेसिटी कम हो जाती है मतलब आप सोचते कम हैं। अगर आप सोच कम रहे हैं तो आपको स्ट्रेस कम हो रहा है, ठीक है। लेकिन उसका उल्टा क्या होता है, मतलब जब तक आप दारू के नशे में हैं तब तक ये चल रहा है। द मोमेंट आपका दारू का नशा उतरा, आप सुनेंगे कि लोगों को हैंगओवर हुआ है ना। बहुत, अरे यार बहुत हेडेक हो गया, कल ज़्यादा ही पी लिया था, अरे हैंगओवर हो गया। ये हैंगओवर नहीं है भाई साहब, वो जो तमाम चीज़ें आपने अभी तक रोक के रखी थी ना केमिकल इन्फ्लुएंस से, वो अभी भाई साहब आएंगी बाढ़ की तरह, ठीक है। तो अभी आपका ब्रेन अचानक से भाई साहब, मतलब हम बोलेंगे ना, अगर फर्स्ट गियर से भाई साहब सीधा फोर्थ गियर में आ गया, गाड़ी पे बहुत असर पड़ता है भाई साहब। आप फर्स्ट गियर से धीरे धीरे सेकंड पे आते हैं, फिर धीरे धीरे थर्ड गियर पे आते हैं, फिर धीरे धीरे फोर्थ गियर पे। लेकिन यहाँ पे जैसे ही दारू का नशा उतरेगा आप फर्स्ट गियर से सीधा फोर्थ गियर पे आ रहे हैं, एंड दैट विल क्रिएट स्ट्रेस, ठीक है। सो यस, फॉर द टाइम बीइंग, तो क्या ऐसा संभव है कि हम विदाउट एनी केमिकल्स कंजम्पशन के, मतलब दारू के कंजम्पशन से, क्या हम अपने थॉट प्रोसेस को रोक सकें? इज इट पॉसिबल? दारू यही कर रहा है, आपके थॉट प्रोसेस को डाइल्यूट कर रहा है, मतलब आप जितना सोचते हैं आपकी कैपेसिटी को कम कर रहा है। तो इज देयर अ प्रोसेस बाय विच वी कैन रिड्यूस द कैपेसिटी फॉर सम टाइम? यस, मेडिटेशन से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। मेडिटेशन से पूरे थॉट प्रोसेस को आप कुछ चलो के लिए रोक सकते हैं, एंड दैट विल बी द आइडियल रेस्ट टाइम। आप अगर देखोगे स्लीप जो है बहुत इफेक्टिव मेडिटेशन है, और स्लीप में हर एक दिन जो आप 6 घंटा या 8 घंटा जो भी सोते होगे, उसमें एक ऐसा टाइम आता है जिसको हम सुषुप्ति बोलते हैं, मतलब आपका माइंड कुछ भी नहीं सोच रहा है। आप कभी कभी ना जब सोकर उठोगे बहुत फ्रेश फील करोगे, और कभी कभी यार फिर से यार, कभी कभी जब सोकर उठते हो आप बहुत फ्रेश फील करते हो सकता है आपने 4 ही घंटे सोए हैं, और कभी कभी 8 घंटे सोने के बाद भी आप फ्रेश फील नहीं करते। ये क्यों होता है? क्योंकि आपके क्वालिटी ऑफ स्लीप पे डिपेंड करता है। उस स्लीप में ना हर बार जब आप सोते हो तो एक ऐसा टाइम आता है जब आपका ब्रेन बिल्कुल जीरो आउट हो जाता है, और जितना वो होगा उतना आपका फ्रेशनेस होगा, उतने आप फ्रेश होगे, ठीक है। वो क्वालिटी ऑफ स्लीप पे डिपेंड करता है। कभी कभी आप, वो घटना घटती ही नहीं है जिसके वजह से 6-7 घंटे बाद सोने के बाद भी आप फ्रेश नहीं फील करते, यू डोंट फील फ्रेश, ठीक है। सो बात आपके क्वांटिटी ऑफ स्लीप की नहीं है, बात आपके क्वालिटी ऑफ स्लीप की है, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स। ओके, सो ड्रिंकिंग अल्कोहल विल फॉर द टाइम बीइंग रिड्यूस द स्ट्रेस, बट इन द लॉन्ग रन इट इज गोइंग टू क्रिएट मोर स्ट्रेस। और फिर दिन ब दिन आपको आदत पड़ती जाएगी, और जब आदत पड़ जाती है तो मतलब अगर अल्कोहल नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस बढ़ जाएगा, ठीक है। कभी अगर आप रिहैब वगैरह में गए होंगे जहाँ पे ड्रग एडिक्ट्स को या अल्कोहल एडिक्ट्स को ट्रीट किया जाता है, सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो उनका टाइम होता है ना कंजम्पशन का, मतलब समझ लो रोज़ 6 बजे कोई दारू पीता है और उसको रिहैब में रखा है हमने, तो 6 बजे ना वो इंसान के हाथ पैर कांपने लगेंगे ऐसे, ही विल नॉट बी एबल टू लिव इन अ नॉर्मल लाइफ। एक नॉर्मल इंसान की तरह वो रह ही नहीं पाएगा, ठीक है। अगर ड्रग्स में एडिक्टेड है वो तो और भी, उसको तो बांध के रखना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। जो लोग ड्रग्स लेते हैं रेगुलरली, किसी दिन के टाइम पे ड्रग्स ले रहे हो, मतलब उतना अनकंट्रोलेबल हो जाता है उनके लिए, ठीक है। सो रिहैब में जो लोग रहते हैं उनकी हालत बहुत ख़राब होती है, ठीक है। विच ऑफ दीज थिंग्स शुड नॉट बी यूज फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट? कम्युनिकेशन विद फ्रेंड्स और ड्रिंकिंग अल्कोहल इज द वन। ओके, एक्सप्लेन 4 ways टू मिनिमाइज स्ट्रेस। क्या क्या हो जाएंगे? फॉस्टरिंग हॉबीज, ओके, फॉस्टरिंग हॉबीज, क्रिएटिविटी को इंक्रीज करना, और मेडिटेशन, ओके। ये सब पढ़ने के लिए मत पढ़ो, थोड़ा अपने जीवन में लाओ भी। हाँ, लाफ्टर, ओके, जॉइनिंग अ लाफ्टर क्लब, ओके, योगा, एक्सरसाइज, कम्युनिकेशन विद फ्रेंड्स एज वेल एज, फ्रेंड्स से कम ही करो भाई साहब। फ्रेंड्स तुमको मतलब जो सुझाव देंगे वो उल्टा ही होगा, वो जो सोचते होंगे वही देंगे तुमको एडवाइस। ट्राई एंड कम्युनिकेट विद रिलायबल पीपल हु आर रैशनल एंड एल्डर टू यू एंड हैविंग मोर एक्सपीरियंस इन लाइफ देन यू। हो सकता है आपके जीवन में क्या होता है कि आप मम्मी पापा पे कम भरोसा करते हो इस टाइम पे, है ना, बट दे हैव मोर एक्सपीरियंस इन लाइफ देन यू। अगर मम्मी पापा के उम्र का भी कोई इंसान है तो उससे कंटेक्ट करो, ठीक है, ऐसे किसी को रखो, ओके।
एक्सप्लेन 4 वेज टू मिनिमाइज स्ट्रेस, फॉस्टरिंग हॉबीज, ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग, ये इसमें तो उतना बिलीव नहीं करता हूँ, लाफिंग लाउडली, यस दैट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, प्लेइंग अ स्पोर्ट, आउटडोर गेम्स जो आपके जीवन में जीरो आउट होता जा रहा है, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, अगर आप टाइम को ठीक से मैनेज कर रहे होंगे ना तो आधा स्ट्रेस आपका भाई साहब वहीं पे बंद हो जाएगा, ठीक है। आप अगर सही टाइम पे सही कामों को करेंगे, टाइम मैनेजमेंट मीन्स दैट यू आर डूइंग द वर्क विच यू आर सपोज टू डू एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, तो आपका भाई साहब स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। मेडिकल हेल्प और काउंसलिंग इफ एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है, मेडिकल हेल्प की अगर जरूरत पड़ती है या काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, सो प्लीज डू गो अहेड एंड टेक इट, ओके। तो चैप्टर एट ए ग्लांस में क्या क्या है भाई साहब आपका, फैक्टर्स विच डिस्टर्ब सोशल हेल्थ, मेंटल स्ट्रेस भाई साहब आपका सोशल हेल्थ को डिस्टर्ब करता है, मेंटल स्ट्रेस, एनी काइंड ऑफ मेंटल स्ट्रेस विल डिस्टर्ब द सोशल हेल्थ, ठीक है। फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द सोशल हेल्थ, एक हो गया आपका मेंटल स्ट्रेस, दूसरा हो गया भाई साहब आपका एडिक्शन, एडिक्शन मतलब addiction to drugs, addiction to alcohol, so these are basically addictions. Incurable diseases, incurable diseases मतलब जो diseases आपके incurable हो, मतलब कोई ऐसा permanent ailment हो गया आपको जो incurable हो, मतलब आपको नहीं, आपके किसी फैमिली मेंबर को भी अगर हो गया तो भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, ठीक है, ओके। सो मेंटल स्ट्रेस, एडिक्शन, इनक्योरेबल डिजीजेस, एक्सेसिव यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बहुत ज़्यादा अगर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं इन टर्म्स ऑफ बेसिकली मोबाइल, इन टर्म्स ऑफ बेसिकली इंटरनेट, और आपके इन सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे, सो एक्सेसिव यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी विल ऑल्सो डिस्टर्ब सोशल हेल्थ। इररेशनल यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, excessive and unnecessary use of modern technology and communication media, तो बहुत ज़्यादा अगर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज बेसिकली वन थिंग। चाबी लगा, एक मिनट।